दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के 76th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 75th एपिसोड हमारा स्पेशल एपिसोड था और हमारे मेहमान थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और हमने बातचीत की डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बैकग्राउंड के बारे में। हमने बातचीत की डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस.com शुरू किया, उनका विजन क्या है और किस प्रकार युवा बड़ा बिजनेस से जुड़ सकते हैं। हमने बातचीत की कोविड-19 के प्रभाव के बारे में। लेकिन आज का ये एपिसोड बेहद खास इसलिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सीरियस हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेके या तो करियर बना लिया है या बनाना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनके जो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब आज इस एपिसोड में उनको मिलने वाले हैं। सो बगैर विलंब के हम अपनी पिछली वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर मैं इन्वाइट कर रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अगले एपिसोड में। धन्यवाद मिस्टर सुरेंद्र, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभी एक और मुद्दा है सर करंट में, वो इंडिया चाइना को लेके जो इश्यूज हैं और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, ये बार बार होता रहा है। आपको क्या लगता है, अभी जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की बात चल रही है, चाइनीज एप्स हम यूज नहीं करें, सो इस प्रकार की मुहिम चल रही है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। आपके अनुसार अगर हमने चाइना को बीट करना है, क्या तरीके हो सकते हैं सर? देखिए, एप्स को डिलीट करने का लिमिटेड फायदा होगा, जरूर होगा, मैं मना नहीं करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा उसको। चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज कम करने का भी एक लिमिटेड फायदा जरूर होगा। जिस दुकानदार को माल बेचने में चाइनीज में ज्यादा फायदा है वो चाइनीज ही बेचेगा, आप कुछ भी बोल लो। और जिस कंज्यूमर को चाइनीज प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा है वो चाइनीज ही खरीदेगा, आप कुछ भी बोल लो। कंज्यूमर के पास ना एक्स्ट्रा पैसा है और एक रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को पैसा कमाना है। तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन देने के बजाय और एक ऐसे ही नकली कहानी सुनाने के बजाय आई लाइक टू गिव यू रियल रीजन। सर, आप एक कि रियल तरीका क्या है कि मेरे को कंज्यूमर फ्रेंडली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं और तभी हम चाइना को बीट कर सकते हैं। आज ट्रेड डेफिसिट बहुत मजबूत है, चाइना का इंडिया को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया के चाइना को एक्सपोर्ट के मुकाबले। रीजंस क्या है? चाइना मास डंपिंग पे काम करता है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी पे काम करता है। जब बड़े स्केल पे काम करता है तो उसकी कॉस्ट पर प्रोडक्ट अपने आप घट जाती है। तो मास प्रोडक्शन और डंपिंग के चलते उसके व्यापारी इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाते हैं, सस्ते में अपना माल दे पाते हैं, इसीलिए उनकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। और क्योंकि वो रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देखते हैं एक्सपर्ट ने क्या बनाया, उसको कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग से भी कॉस्ट कम होती है। लेबर को बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। मैंने मिस्टर गडकरी से भी ये प्रश्न किया था कि हमारी लेबर को कैसे, कब आप इंप्रूव कर पाएंगे, हमारी स्किल बिल्डिंग की मिनिस्ट्री इतना कमजोर क्यों काम कर रही है, जबकि इतना बड़ा फंड 1 लाख करोड़ का हमने इसके ऊपर डाला था, उसके बावजूद भी हमारी लेबर एफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट रोज रोज नहीं बदलती। तो हमारे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जात पात को छोड़कर के एक स्टेबल गवर्नमेंट को तैयार करें तो उससे फायदा होगा। एजुकेशन वहां पे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन अभी भी बहुत कमजोर है हमारे भारत देश में। इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग, आपने क्योंकि बताया कि आपने मेरा गडकरी जी वाला सेशन देखा था, अब मैं देखा होगा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग, अब चाइना के अंदर बल्ब चाहिए तो उसका पूरा शहर है, वहां पे आप जाएं, आपको टी शर्ट चाहिए तो उसका शहर है, मोबाइल चाहिए तो उसका शहर है, जो खरीदना है तो उसके अपने शहर होते हैं और वो पूरा नेटवर्क का क्लस्टर होता है और उस नेटवर्क के क्लस्टर में बिजनेस को फ्लरिश करना आसान हो जाता है। यहाँ पे सब टुकड़ों में फ्रैगमेंटेड है, वहां पे बिजली सस्ती है इसलिए फैक्ट्रीज को चलाना आसान है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे सड़कें, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सब बहुत सुंदर बन चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, जो भी इंडिया में लगातार बढ़ रहा है। पर डे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का टारगेट अच्छा लिया है हमारी सरकार ने और उम्मीद करता हूं कि अच्छा करें आगे चल के। चाइनीज गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप में बहुत बिलीव करती है। पाकिस्तान आके लगभग वो बिजनेस में कैप्चर कर चुके हैं, श्रीलंका तो बहुत पहले कैप्चर कर चुके थे। अब नेपाल में चाइना पूरी तरह प्रवेश कर चुका है और देख रहा है कि हम नेपाल को कैसे अपने साथ ले लें। इंडिया अभी थोड़ा अपने साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इसमें इंडिया मजबूत खड़ा है, बहुत ताकत से खड़ा है और चाइना आसानी से हमारे को टच नहीं कर रहा है। तो झगड़े चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशनशिप हमारी कंट्री ने क्रिएट किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसका बेनिफिट एक अपने देश को मिल रहा है कि चाइना बहुत जल्दी से हाथ नहीं डाल रहा है और आसानी से हम उसको इन्वेजन करने भी नहीं दे रहे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐप डिलीट कर देने से पूरा लाभ मिल जाएगा। पूरा लाभ तब मिलेगा जब आप ऐसा प्रोडक्ट और ऐसी सर्विस क्रिएट करेंगे, इतनी इंप्लॉयबिलिटी क्रिएट कर देंगे जिससे मेरी पर कैपिटा इनकम चाइना के मुकाबले बढ़ जाए। ह्यूमन कैपिटल यहाँ बहुत मजबूत है हमारे देश में, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत मजबूत है, यंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझ
नहीं समझी गई है बात तो फिर नुकसान भी सबका है। तो क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत तेज ग्रो करना है, जहां से सारी जॉब्स मिलेंगे। स्टेम द रूट ऑफ करप्शन कास्टिज्म में है। कास्टिज्म को अगर हम थोड़ा सा ठीक कर सके तो काफी फर्क आ जाएगा इससे। स्किलिंग पे काम करना चाहिए हमारे को। पर मैं इसमें एक बात बताऊंगा कि पीछे मैं बात आपसे कर रहा था कि बिजनेस में अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अभी कोविड के बारे में क्वेश्चन पूछा। अब कोविड जितनी जल्दी आप फिजिकल से डिजिटल जाते हैं, चाइना में ये हुआ ना, अलीबाबा आने के बाद में वहां पूरा इकोसिस्टम बदला। तो मेरा एक भरतपुर में आईबीसी भी है, उसकी बेचारे की ट्रैवल एजेंसी थी और वो छोटा काम किया करता था बहुत। और मेरे ख्याल है उसका खर्चा हुआ करता था 1.25 लाख रुपए का। 4-5 एम्प्लॉइज थे उसके पास में, और वो 1.25-2 लाख रुपए का काम करता था, जिसमें 25-50 हजार रुपए उसको महीना बच जाता था। जैसे ही ट्रैवल एजेंसी का काम खत्म हुआ कोविड क्राइसिस के चलते, इमीडिएटली चेंज आया और उसके बाद वो आईबीसी मॉडल पे हमारे उसने काम करना शुरू किया। इमेजिन करेंगे आप, मैं उसके रेवेन्यू चेक किए, उसने पहले महीने में 1.5 लाख, दूसरे महीने में 3 लाख और चौथे महीने में, तीसरे महीने में 3.25 लाख रुपए का रेवेन्यू मंथली करना शुरू किया उसने। क्यूमुलेटिवली तो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो वो शायद इसीलिए हुआ क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को बीट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, अपने आप को डिजिटल बनाना है, तभी आप तेजी के साथ आगे जा सकते हैं। मतलब इमोशन से खाली काम नहीं चलेगा, इमोशन के साथ में हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेंगी, तभी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी हम लोग बीट कर सकते हैं। इमोशन बहुत जरूरी है सर, लेकिन इंटेलिजेंट एक्शन चाहिए साथ में, केवल एक्शन नहीं, इंटेलिजेंट एक्शन चाहिए। अगर इंटेलिजेंट एक्शन विद राइट इमोशन होगा तो वो एक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा और सस्टेन कर जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। आप हर चीज की केस स्टडी हमारे सामने लेके आते हैं सर, बहुत रिसर्च करते हैं। अगर हम लोग इंडिया की एक छोटी सी केस स्टडी करें और हम देखना चाहें आपकी नजरों से कि इंडिया की 3 स्ट्रेंथ क्या है और 3 वीकनेसेस क्या क्या है। काफी सारी बता सकता हूँ, स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी। क्विकली समझते हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ क्या है इंडिया की? ह्यूमन कैपिटल। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमरिज्म है, वो बहुत मजबूत है यहाँ पे। आप ये समझे, डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते हमारी 60% पॉपुलेशन आज यंग है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 26 साल से कम है हमारे देश में। तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि यूथ है हमारे पास में। अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझ सके, यहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यहाँ लोग डरते नहीं है किसी से। अगर आप चाइना में जाएं, चाइना में कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। चाइना में, सिंगापुर में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब मैं समझा देता हूँ साधारण भाषा में। मिस्टर वत्स, ऐसा होता है कि पैसा कमाने के बाद खर्च करने में कोई पाबंदी ना हो, आराम से आदमी खर्च कर सके, जहां चाहे वहां खर्च कर सके। चाइना में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमारे यहाँ आप देखते हैं कि रिसेशन का इम्पैक्ट ना 2008 के दौरान आया था और ना अभी कोरोना क्राइसिस के बाद रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा। We will be fastest recovering economies amongst the capitalist economies in the world. सबसे तेज हम लोग ग्रो करेंगे, सबसे वापस तेज भी बाउंस बैक करेंगे। उसके कारण है, 4 कारण होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैक्रो बोलते हैं इसको, मैक्रो के 4 कारण होते हैं ये बढ़ाने के। 1700 की सदी के अंदर एक जेंटलमैन हुआ करते थे जिन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी थी। और मेरे यहाँ जो मॉर्गन स्टैनले है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ है, मेरे प्रोफेसर है। मॉर्गन स्टैनले, आपको बता दूं, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है जिसका 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो मेरे प्रोफेसर है और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई। और रिदम देसाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने वहां पे हमने इस पे डिस्कशन किया कि 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके फेवर में है, यानी कि लोग यंग हैं यहाँ। दूसरी चीज, कंजम्पशन यहाँ पे है। तीसरी चीज, रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप है। और चौथी चीज, रीजनल इनोवेशन है। इनोवेशन पे हम अपने आप को आधा नंबर दे सकते हैं 1 में से, लेकिन अगर चारों चीजों को देखें तो टोटल नंबर हमारे 3.5 बनते हैं 4 में से। रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मजबूत है। कोई भी बिजनेस मॉडल दिखा दो, अपने गांव मोहल्ले में खोलने वाले लोग बहुत तेज होते हैं। दूसरा, खर्च करने में लोग यहाँ डरते नहीं है, खर्च करते हैं क्योंकि यहाँ किसी का दबाव नहीं है। इस देश के अंदर किसी को किसी से कोई डरने की जरूरत कभी भी नहीं है। यहाँ पे जिसका जो मन करे वो बोल सकता है, जिसका जो मन करे वो खा सकता है, जिसका जो मन करे वो पहन सकता है। और तीसरी चीज, क्योंकि जो चौथी मैंने बताया, पॉपुलेशन, कंजम्पशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, तो 4 में से 3.5 नंबर मिलने के कारण इंडिया अभी बहुत मजबूती पे है। पर यहाँ पे कई एरियाज हैं जिस पे काम करना चाहिए इंडिया को, वो मैं बता देता हूँ। जो कमजोरियां हैं जहाँ पे काम करना चाहिए वो है करप्शन। करप्शन को खत्म करने के लिए मिस्टर वत्स, मैं क्लियरली बोलूंगा कि जंतर मंतर पे धरना देने का फायदा बहुत लिमिटेड होगा, ज्यादा फायदा कभी भी नहीं होगा। ये शोर मचाना
से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। करप्शन खत्म करने के लिए आज आपको समझना पड़ेगा, हर 10 लाख लोगों पे हमारे देश में 20 जजेस हैं। अगर हम जस्टिस को तेज कर दें, हर 10 लाख लोगों पे 50 जजेस ले आए, तो और आज जो जजमेंट 10 साल में आता है वो अगर 2 साल में आने लग जाए तो जो क्रिमिनल है वो कोई भी गलत काम करने से डरने लगेगा। आज यूएस में क्राइम कम क्यों है मिस्टर वत्स, कभी सोचा आपने? बड़ा सिंपल सा कारण है, यूएस में जस्टिस आपको 11 से 12 महीने में मिल जाता है। आदमी Right. चोरी करने से, किसी को मारने से डरता है, उसको पता है कि भाई जो कोर्ट का डिसीजन है वो 11 महीने में आ जाएगा। हमारे यहाँ 84 के दंगे 84 में हुए थे और अभी चर्चा हो रही है कि शायद केस चलाया जा सकता है इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो हमारे यहाँ जस्टिस बहुत डिले हो जाता है, तो उस पर हमारे को काम करना जरूरी है। दूसरा एक है कि स्टेट को, राज्यों को अपने पीएनएल बनाने चाहिए। राज्यों को अपने पीएनएल बनाने चाहिए मतलब क्या है कि हर एक राज्य को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसको अपने रेवेन्यू जनरेट करना और अपने खर्चों को निपटाना आना चाहिए, जैसे एक कंपनी को चलाया जाता है। तीसरा, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इंप्रूव होना चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि फैकल्टीज को इंसेंटिवाइज करो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आज क्या मिस्टर वत्स, ऐसा है कि जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, टीचर की तनख्वाह फिक्स्ड है। टीचर की तनख्वाह पे कुछ असर नहीं आने वाला, काम करो तो भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तो भी उतनी तनख्वाह। लेकिन अगर मॉडल को चेंज कर दें और टीचर की सैलरी में 30% वेरिएबल कर दें, समझो कि टीचर की तनख्वाह उदाहरण के रूप में 1 लाख रुपए महीना है, उसको बोले तुम्हें 70,000 रुपए मिलेगी और बाकी 30,000 तब मिलेगी जब तुम्हारे क्लास में बच्चे बैठे हुए उनकी परफॉर्मेंस को 10-20-30% इंप्रूव कर दोगे। और टीचर की तनख्वाह में अगर वेरिएबल ऐड कर दे तो काफी फर्क आ जाएगा। जैसे आप एमएलए में इंसेंटिव देते हैं, ऐसे टीचर को भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को धंधा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी, देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। बिजनेस करना चाहिए कॉर्पोरेट्स को, सारे कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करके आपस में कंपटीशन बिल्ड कर दें ताकि कस्टमर के लिए प्राइस कम हो जाए। जब एक ही आइटम को देने के लिए 100 कंपनी आ जाएंगी तो अपने आप कस्टमर को सस्ते भाव पे मिल जाएगा माल। रेलवे को, एयरलाइंस को, ऑयल एंड गैस को, सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, स्पीड आ जाएगा और गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगा। अगर गवर्नमेंट बिजनेस करने में बिजी हो जाएगी तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कब बनाएंगी। ब्यूरोक्रेट्स को आपको और इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि वो रेवोल्यूशन ला करके दे सकें। ब्यूरोक्रेट की लाइफ में स्टिक तो है पर कैरेट नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट कोई बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आता है, आईएएस ऑफिसर, तो उसको कोई खास इंसेंटिव नहीं मिलता, उसको कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, उसको कोई रेवेन्यू में शेयर नहीं मिलता है। तो ब्यूरोक्रेट को डर रहता है कि मैं ज्यादा काम कर दूंगा तो कल को सीवीसी आ जाएगी, सीएजी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। सॉरी, मैं थोड़ा आज एमएलएम जैसा बात नहीं कर रहा, मैं रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पता नहीं आपके चैनल पे ये सब चलता है कि नहीं चलता है। हो सकता है कि आपके चैनल पे लोग मेरा वीडियो देखे ही नहीं क्योंकि उनको थोड़ा एमएलएम का आदत रहता है और मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की, बिजनेस की, ग्रोथ की, प्रोडक्टिविटी की। तो आई डोंट नो, मैं इस कंटिन्यू करूं इसी मोमेंटम। सो उनका वीडियो सर विद इन 20 आवर्स जब वो लाइक्स में चला गया सर, आपके दीवाने हैं सर लोग। प्लीज गो अहेड। धन्यवाद। मेरा मॉडल बड़ा सिंपल है कि रियल ज्ञान दो, हवा की बात मत करो। डिओड्रेंट में हवा बहुत होती है, एक्चुअली कंटेंट थोड़ा होता है। मेरा मानना है परफ्यूम की तरह काम करना चाहिए जिसमें जितनी बार स्प्रे करो एक्चुअल कंटेंट निकल के आए। तो और मिस्टर वत्स, अगर आप चाहते हैं तो हमारे देश में स्कॉलरशिप्स बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख करोड़ की स्कॉलरशिप ऐड हो जाए, हर मेधावी बच्चे को स्कॉलरशिप मिले। इसके अलावा इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग की मैंने बात करी, बैंक से आप जापान से लोन लेकर के आइए सस्ता 1% पे, आधा % पे, जैसे मोदी जी ने अभी किया। उन्होंने ट्रेन्स बना दी, रैपिड ट्रेन्स बना दी, 50 साल का लोन लेकर के आए मोदी जी, राइट। तो मैं बधाई दूंगा, अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने बहुत। क्यों? क्योंकि 50 साल बाद कौन लोन देगा, किसको क्या देगा, किसको पता, उधर कौन इधर कौन, किसी को नहीं मालूम। और कितना 1% 2% पे लेके आ रहे, एनुअल बोल रहा हूं मैं। इतना सस्ते अगर लोन पे ला करके जापान को बोले भाई तुम आके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दो, कम से कम चाइना जैसे तो नहीं है वो लोग, है तो एथिकल इकोनॉमी। आएंगे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको आप उनसे आप बोलो कि भाई इन्वेस्टमेंट का आपको मैं इतना % इंटरेस्ट दे दूंगा और 100 साल तक इंटरेस्ट देते रहो। कौन होगा 100 साल बाद, किसको क्या पता। आपकी इकोनॉमी आज सुधर जाएगी, इकोनॉमी सुधर जाएगी तो ग्रोथ आ जाएगी। अर्बनाइजेशन बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, गांव को क्लस्टर कर देने चाहिए। क्लस्टर का मतलब है गांव को शहर मत बनाओ, पर गांव कुछ जोड़ के 1 लाख की पॉपुलेशन बना दो। जैसे ही 1 लाख की पॉपुलेशन होती है तो वहां बिजनेस, इकोनॉमी मूवमेंट तेज हो जाता है। माहौल गांव का है तो गांव का लाभ भी रह गया और इकट्ठे जुड़ने से बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो गई। इसी से एफिशिएंसी आ जाएगा। गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स को मदद करना चाहिए बहुत तेजी के साथ में। और आखिरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया कि आप संस्कृत की पढ़ाई भी आपने करी, आपने शुरू में बताया मुझे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य हुआ करते थे, तो आपको चाणक्य की आवश्यकता है। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, पुराना भारत ही हमें आगे लेकर के जाएगा। भगवत गीता की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और मोरालिटी हमारे को चाहिए, तो हमारे को अपने लीडर्स को ठीक चुनना है।
अगर लीडर्स हमारे गलत हैं तो दिक्कत आती है। ये मेरी जात का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरी बिरादरी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट होगा। लीडर जात बिरादरी का हो ना हो, पर कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें मैं एक चीज पे और थोड़ा सा आपका व्यू चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूथ आपको बहुत फॉलो करता है। हमारे देश में जो भी पार्टी आती है वो जनरली फ्री में चीजें देना शुरू कर देती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका ये लोन माफ कर देंगे, आपको ये आटा दे देंगे, तेल दे देंगे, ये सब दे देंगे। सो इससे जी। क्या देश में कोई अच्छा मैसेज हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं? बड़ा अच्छा है जी। वेनेजुएला की इकोनॉमी को जाके स्टडी कर लीजिए। वेनेजुएला ने यही किया। वेनेजुएला के पास अपना तेल था। जब तक तेल के भाव ठीक थे, तेल एक्सपोर्ट करता था, कमाता था, और उनकी सरकार ऐसी थी हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ऐसा फ्री कर देंगे, ऐसी सरकार थी उनकी। आज आप जाके देख लीजिए, वेनेजुएला में जो इन्फ्लेशन है वो 10-10 हजार % से बढ़ रहा है। हमारे इन्फ्लेशन कितना है? 5-7% बढ़ता है। यूएस में इन्फ्लेशन कितना है? 10% के अंडर रहता है सब कुछ हमेशा। उनकी इकोनॉमी डूबने का कारण यही था। आज तेल की जरूरत नहीं है, दुनिया भर लॉकडाउन में चली गई है, सारी गाड़ियां, ट्रक, बस, हवाई जहाज सब बंद हो गए हैं, सब लोग बैठ गए अपने घर के अंदर में। आप भी अपने घर पे हैं, मैं भी अपने घर पे हूं। तो आज इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तेल, दुनिया भर ने वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी डूब गई। फ्री देना इज नॉट द राइट मॉडल। मैं भी फ्री को कभी भी, क्योंकि फ्री सस्टेनेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, फ्री सस्टेनेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है। आपको सस्टेनेबल और स्केलेबल चाहिए तो उसके पीछे एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिससे रेवेन्यू जनरेट करके वापस खर्चा किया जाए। पर्पस क्लियर होना चाहिए। मैं समाज सेवा करूंगा, पर करूंगा कैसे? ऐसे करूंगा जिससे देश सुरक्षित रहे। फ्री में बांटने से देश सुरक्षित नहीं होता है, आपको उसके मॉडल निकालने पड़ेंगे। इंटरव्यू बहुत लंबा होता चला जाएगा, वरना मैं आंसर करने में, मेरे लिए तो ये सब फेवरेट टॉपिक्स है मेरे। देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। मैं एक एक करके बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों को भी पकड़ने वाला हूं और उनसे एक प्रश्न करने वाला हूं कि भाई आप, ऐसे तो देश नहीं चलेगा। हम लोग ये उम्मीद करें कि सर आने वाले टाइम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा पॉलिटिक्स में आएंगे और वहां पे नीतियां बनाएंगे। पॉलिटिक्स इज अ प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। पर मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में। हाँ, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने में आपने पूछा, जो सेकंड हिस्सा था उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को कुछ ना कुछ सुझाव ऐसे देता रहता हूं जब वो मिलते हैं, बात करते हैं। वैसे पिछली दफा जब इलेक्शंस हुए थे तो 40 सांसद लगभग मेरे पास आते रहे हमारे 6 महीने में हमारे ऑफिस में 2019 इलेक्शन से पहले, और रोज कोई ना कोई सांसद आते थे, और एक पार्टी के तो बहुत ज्यादा लोग आए और उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि मैं यूपी में उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ूं और उनके लिए कैंपेनिंग भी करूं। तो ये बहुत दूर की बात है, अभी मेरा इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग में मेरा बहुत मजबूती से इंटरेस्ट है कि पॉलिसीज ऐसी बने, एजुकेशन की, बिजनेस की, जहां से बहुत बड़ा असर आ जाए। दैट्स ग्रेट। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर बाहर रह के भी। और नितिन गडकरी के साथ जो आपने इंटरव्यू लिया, नितिन गडकरी ने आपको स्पेशली ये जिम्मेवारी दी कि आप मॉडल बना के लाइए और हमें दीजिए, हम लोग पॉजिटिवली उस पर काम करेंगे। जी। और जैसे आमिर खान ये कहते हैं कि देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में जाना जरूरी नहीं है, पॉलिटिक्स से बाहर रह के भी आप अपना काम अच्छे से करके कर सकते हैं। सो बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं सर। मैं थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग पे आना चाह रहा हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं, और जो एक मेजर प्रश्न आया है, 100 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया होगा, वो जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या भविष्य दिखता है? भविष्य बहुत खराब और बहुत अच्छा दोनों है, क्योंकि मेरे को माना जाता है कि मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात करता हूं, तो मैं आपके चैनल पर साफ और स्पष्ट बात करूंगा। पहले देखिए, अच्छी बात तो पहले समझते हैं जरा एक अच्छी बात को, कि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज हमारे इंडिया में हेल्थ और वेलनेस पे काम करने लगी हैं आजकल। तो उनके रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से आते हैं, और एग्रीकल्चर को अगर आप बूस्ट क्रिएट करके देते हैं तो इकोनॉमी पे असर आता है, तो इकोनॉमी पे असर आता है तो एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है। अब मैं एक एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पे, भारत में लगभग सबके प्लांट्स हैं, या तो आउटसोर्स किए हैं या खुद के प्लांट रन कर रहे हैं। जो बड़े हैं वो खुद के रन कर रहे हैं, और जो एमएलएम छोटी कंपनी उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, और क्वालिटी पे जरूर चेक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ रखना भी चाहिए उनको। अच्छी बात यह है कि इससे एक तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो रही है,
पीपल आर अर्निंग मोर, हमारी पर कैपिटा इनकम पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। और पर कैपिटा इनकम को समझे मिस्टर वत्स, तो यूएस की आज पर कैपिटा इनकम $63,000 की है, जर्मनी की इस समय $54,000 है, यूके की $45,000 है। ये टॉप 3 इकोनॉमीज हैं दुनिया की पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से। पर जहां वो 40, 50, 60 हजार से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज $7,600 है। और आप समझिए कि 7,000 से 70,000 का जो फासला तय करना है, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है और बेरोजगारी दूर करनी है। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एमएलएम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है निश्चित रूप से। इसमें एमएलएम जिंदगी में दूसरा मौका देता है एक आदमी को, जो नहीं पढ़ पाया, जो काम नहीं कर पाया, जिसके घर पे पिताजी का बड़ा बिजनेस नहीं था। अगर आपके पास ना तो डिग्री, कोई कॉलेज की एजुकेशन थी, और ना पिताजी का बड़ा बिजनेस था, और आपको खुद ही करना है, और आप अकेले पड़ गए हैं, तो एमएलएम से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो मैं ये तो एक अच्छी बात है कि ये आपको कुछ ना कुछ कमाने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए अच्छे मौके देता है। एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करता है, और अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी कुछ चैनल पार्टनर्स हैं जो हमारी ब्रांचेस को हैंडल करते हैं। मैं ये देख रहा था कि चेक किया कि मैंने हमारे यहाँ जो करोड़पति की रेंज में चैनल पार्टनर्स हैं, जो एक तो था आईबीसी तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन जो चैनल पार्टनर है, जो ब्रांच चलाता है, मुंबई देखता है, दिल्ली देखता है, छोटा शहर देखता है, एक उड़ीसा में जगह है भद्रक, वहां तक हम छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गए हैं, वहां अपने ऑफिस खोले हैं। तो जो मेरा फ्रेंचाइजी मेरे साथ काम करता है, उन फ्रेंचाइजी में जो करोड़पति की रेंज में पहुंचे, उसमें से 60% लोग ऐसे थे जो एमएलएम बैकग्राउंड से थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एमएलएम कितना शेप अप कर पाता है एक आदमी को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी लर्नेबिलिटी को, उसकी सेल्स की कैपेबिलिटी को। तो एमएलएम दम देता है। बहुत बार ये होता है कि वो एमएलएम में सीखता है और फिर नेक्स्ट बिजनेस में चला जाता है, विच इज ऑल्सो गुड। तभी मैंने बोला कि मैं अपने बेटे को भी कहूंगा कि कुछ दिन एमएलएम में जरूर बता कि जब तक तू धक्का खा के पिट के नहीं आएगा, तब तक तू सीख करके मजबूत नहीं होगा। उसके बाद उस लर्निंग को कहीं और इन्वेस्ट करना है तो जरूर करिए। तो आप हैरान होंगे कि जो मेरे 10 चैनल पार्टनर आज 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कर रहे थे, जो उनका क्यूमुलेटिव क्वार्टरली रेवेन्यू है, उसमें से 60% एमएलएम बैकग्राउंड से है। तो अगर मैं ऐसे एमएलएम इंडस्ट्री को ये कमजोर नहीं कहूंगा। दिक्कत है, आर यू इन अ राइट ऑर्गेनाइजेशन और अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन? आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप सही कंपनी में है कि नहीं है? मतलब डज दैट आंसर योर क्वेश्चन सर? यस यस, दैट्स ग्रेट सर। मैं एक चीज और अपडेट करना चाहता हूं सर। हम लोग, चूंकि हमारा मेन जो चैनल की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को एक मंच पे लाने को लेकर रही है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से भी लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करते हैं, पैरामीटर्स बताते हैं कि सही को और गलत को आप कैसे चुने। और जो हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड था सर 25th, उसमें हम लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जिन्होंने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बनी डायरेक्ट सेलिंग पे, उसका एक एक वर्ड ड्राफ्ट किया था। उनको हम इंटरव्यू में लेके आए, डिटेल में हमने चर्चा की कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और जो हमारा 50वां एपिसोड था सर गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग लेके आए फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर हेम पांडे सर, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी थी। उस समय वो फॉर्मर उसमें सेक्रेटरी थे वहां पे। सो उन्होंने बहुत डीप में, डिटेल में डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में। सर मुझे ये वीडियो भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। हाँ यस, मैं दोनों के लिंक आपको भेजूंगा सर। वो दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी आए और हम लोग बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे भी थोड़ी क्लैरिटी इसमें चाहता हूं। और आपका एक जो वीडियो आया सर, उसने हमें बहुत हेल्प किया, एमएलएम की सच्चाई। और मैं आज देख रहा था, उसको लगभग 54 लाख लोगों ने अब तक व्यू किया है। और आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियोस में उसका जो नंबर है, कोई 40वां नंबर है। और मैं, मौका है हमारे पास में और कम्युनिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, सो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, टूल है, सही और गलत को दिखाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है और विजन क्लियर कर सकता है। उस वीडियो को भी हम लोग 1 करोड़ में हम लोग जल्द लेके आना चाहेंगे, एज ए कम्युनिटी हम लोग टारगेट लेते हैं। सो आपने बहुत क्लियरिटी दी सर, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है सर कि वो चाह रहे हैं कि आप एमएलएम के ऊपर में भी एक प्रॉपर केस स्टडी लेके आए, और कुछ लोगों ने ये चाहा है कि एमएलएम के ऊपर में एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव है,
सो उसको लेके भी अगर कोई आप पर्टिकुलर कोर्स अगर लॉन्च करें सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा सर इस कम्युनिटी के लिए। ऐसा कुछ प्लान है सर? हाँ, इच्छा है, प्लान तो नहीं है। अभी इच्छा है, फिलहाल कोई प्लान नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा आपको, पहले ऐसे प्लीज इसको सर, बैकग्राउंड देता हूँ। प्लीज सर। इस इंडस्ट्री में आपकी, हम ये वीडियो लंबा ही रखेंगे, आप इस वीडियो को हाँ लंबा प्लीज डालिए, सर। लेट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा कि मैं केवल बोलूं भागो, आंख बंद करके नहीं चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इंसेंटिवाइज्ड महसूस करते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है, जब आपका मन करे तब आप काम करते हैं, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके पास हमेशा मेंटर्स रहते हैं, आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। पर क्यूनेट जैसी कंपनीज हैं, इनको मैं नहीं पसंद करता। मेरे ये हृदय को, मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूं। अगर मैं नहीं पसंद करता तो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है मेरे पास में, तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड है, मैं नहीं पसंद करता, आप जैसे भी हैं। मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था, है, और उस मित्र की बहन की शादी में मैं उसके साथ गया था, और उनके ब्रदर, मतलब जिनसे शादी हुई लड़के से, वो लड़का आगे चल के क्यूनेट ज्वाइन कर गया। तो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त की बहन, मतलब मेरी बहन, अब मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, तो भाई इनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, हमारे देश की तो प्रथा यही है। अब जीजा जी जो बोले तो मानना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर वत्स, मैं दुबई में था और ये भाई साहब क्यूनेट में थे दुबई में, और मैं अपना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा था। तो ये मेरे पास आए, गाड़ी में बैठ के मुझे बोले कि तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है विवेक, लेकिन अगर तू चाहता है तो तू जो बोलता जा रहा हूं वो करता था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला क्या करना है? तो क्या खड़ा होकर स्टेज पर ट्रेनिंग देता रहता है? MLM ज्वाइन कर, मेरे साथ क्यूनेट ज्वाइन कर। मैं बोला कैसे? बोला 5 से 10 करोड़ रुपए हफ्ता कमाता हूं मैं, और ये उम्मीद कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए हफ्ते की मेरी इनकम हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, मतलब ऐसा 6 महीने में, ऐसा बोला। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड, एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। तो मैं उनको छोड़ के आ गया वहां पे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो, और आप इतना कमा रहे हो, उसमें जो सहयोग चाहिए मैं करूंगा। मैं आ गया चुपचाप वापस। अब उस बात को 3 साल हुए। 3 साल बाद वही जीजा जी, वो देखेंगे ये वीडियो मुझे मालूम है वही हमारे जीजा जी, आप जान के हैरान होंगे कि 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए मेरे को कम से कम 100 बार फोन कर चुके हैं। तो कि मुझे आप 50,000 रुपए दिला दो महीना, 70,000 रुपए दे दो, अपनी कंपनी में कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो। सो जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कोई कहानी सुनाता है, कोई कोई कहानी सुनाता है। क्योंकि मैं पैसे से इंस्पायर्ड हुआ ही नहीं आज तक कभी भी। मेरा इंस्पिरेशन आता है पर्पस से, लोगों की मदद करने से। पर्पस पे काम करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आता है। प्रॉफिट पे काम करेंगे ना, पर्पस अचीव होगा ना प्रॉफिट मिलेगा। सरल सी बात है। और वो ही मेरे जीवन में एक, मेरे आप आसपास किसी हमारी कंपनी के किसी भी लीडर से मिल लीजिएगा, एक तो कोई हमारे को छोड़ के नहीं जाता, जो पहले दिन ज्वाइन किए थे आज तक हमारे साथ हैं, और वो आज हमारे साथ काम करते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, बताएंगे विवेक बिंद्रा कैसे आदमी है। मेरे को किसी ने कुछ कैश दे दिया था एक बार, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ मतलब लगभग 4-1 लाख रुपया कैश दिया था किसी ने कोलकाता में, टैक्सेबल अमाउंट था, पर कैश था मेरे पास में। अब मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंच गया, कोलकाता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंने कसम खाली के 4 लाख रुपए खर्च कर दूंगा एयरपोर्ट पे मैं आज। पहली बार आपके माध्यम से अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, मैंने इतना पर्सनल स्टोरी डिस्कस नहीं करता प्लीज सर। आपके चैनल में, पहली बार बता रहा हूं। 4 लाख रुपए मेरे बैग में पड़े हुए, और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे खर्च कर दूंगा आज। अब वहां पे बड़े एक्सपेंसिव बैग के भी शोरूम है, एक्सपेंसिव जूतों के भी शोरूम है, जहां बैग 50,000 रुपए का मिल रहा है, जूता 70,000 रुपए का मिल रहा है, घड़ी 1.5 लाख की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, गॉगल्स मिल रहे हैं महंगे आपको 40,000 रुपए के। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स है वहां पे। और मैं कहा कि आज जान लगाऊंगा, खर्च कर दूंगा। इमेजिन करो, मैं 1.25 घंटा हो गया, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, जब मैं निकला तब तक मैं 1499 रुपए का खाली ईयरफोन खरीद पाया। मेरे लिए एक ही जगह खर्च करता हूं। मैंने सबसे ज्यादा खर्चा अपनी लाइफ में किताबों पे किया है। मेरी लाइब्रेरी आकर के देखिए, किसी दिन आपको इनवाइट करूंगा मिस्टर वत्स। इतनी किताबें हैं मेरे पास में, इतनी किताबें हैं
तो मैं पैसे से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंस्पायर्ड हुआ, और इसी के चलते हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, एथिकल एमएलएम कंपनी ज्वाइन करिए। और आपने बताया कि जैसे कि आप बताते भी अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को शेयर करते हैं कौन क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आप और जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है ताकि लोग समझ सकें, सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बिना बात के गलत चीज को एक्सटेंड ना करें। सर कलकत्ता में आप सिर्फ 1499 रुपए खर्च कर पाए, मैडम साथ में नहीं थे, मैडम होते तो 4 लाख कम पड़ जाते शायद। नहीं, वो और कम करती है। अच्छा, वंडरफुल सर। ये तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम का रहने वाला हूँ, जमीन पे सोया हूँ, चटाई पे रहा हूँ, चटाई पे सोता था, तकिया नहीं था, उबली सब्जी खाता था लंगर लाइन में बैठ करके। तो मेरी जीवन में मेरी पर्सनल इच्छा कोई भी नहीं है। आप मेरे को आके देखिए, मेरा रहन सहन बहुत सरल जीवन जी रहा हूं मैं ना कभी महंगी घड़ी नहीं खरीदी। लोग मेरे पास इसलिए थोड़ी आते हैं मेरे पास गाड़ी कौन सी है, लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं उनको सिखा के आ सकता हूं, बस उसी पे मैंने फोकस किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने बहुत टचिंग अपनी स्टोरी और फीलिंग बताई डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और ये एक विडंबना है सर, सबसे बड़ा दर्द, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से पार्ट हूँ और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और ये कसम खा के जुड़ा था कि पैसा मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यही जीना है और यही मरना है। और ये देख के दुख होता है सर, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता, लालच और प्रलोभन लेके आते हैं। और हालांकि गाइडलाइन में सर अच्छी बात ये है, जो गाइडलाइन है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की, इसमें कुछ पॉइंट बहुत क्लियर हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1986 के तहत आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंपनियां हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए आपने भी उसमें प्रकाश डाला। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग। मैं डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सर, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर है सर, वो 1,92,000 मिलियन डॉलर का है 2017-18 का। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट है अमेरिका का, लगभग 35,000 मिलियन डॉलर, और इंडिया का पार्ट सर उसमें मात्र 1,518 मिलियन डॉलर है। यानी हम टोटल हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, तो मतलब हम लोग सर 35,000 अमेरिका कर रहा है 32 करोड़ की पॉपुलेशन में, हर हम 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में मात्र 1,518 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा वॉल्यूम की संभावना है। सो इस इंडस्ट्री को आप जैसे लीडर की आवश्यकता है सर, ताकि सही डायरेक्शन मिले। और मेरी रिक्वेस्ट है सर, स्पेशली आप इस दिशा में आप सोचिए मत, आप प्लान कीजिए सर। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये जरूर शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी इस समय क्या कर रही है अपना रिसर्च करके, उसमें आपके भी इनपुट लूंगा मैं। और पर मैं सेल्स के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जिससे आप सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया एमएलएम इंडस्ट्री से पर्सनली, आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं। मतलब जब मैं फ्यूचर मेकर नाम की एक कंपनी थी, और वहां जाकर के मेरे एक दोस्त हैं आचार्य मनीष, वो रोज टेलीविजन पे आते हैं, 25-30 चैनल पे उनका शो आता है रात को, वो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, आचार्य मनीष बड़े पॉपुलर हैं। उनसे उन्होंने वहाँ कुछ उनका कुछ ट्रांजैक्शंस थे इनके साथ में, तो वो भी वहाँ थे। पर जैसे ही मैं उनसे मिला और उनको 5-7 क्वेश्चन किए, मैं इवेंट तो करके आया पर अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि इवेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लगाया, मेरे को प्रमोट किया वहां पे, और आगे भी शेयर किया कि फ्यूचर मेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के आए। सो चैलेंज ये था कि मैंने उसी दिन आचार्य मनीष को बता दिया था कि अगर ये कंपनी 1 साल से ज्यादा चली तो मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। और वही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ में, क्योंकि ये समय नहीं लगता आप समझने में। पहले समय लगा करता था मैं बस कोई बिजनेस मॉडल को समझने में कि वो कितना सस्टेन करेगा। अभी किसी को मेरे साथ बैठा दो, 4 क्वेश्चन पूछते ही मैं आपको बता दूंगा उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहां जाके फंसेगा वो। अब तो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो गया ना, हजारों बिजनेस देख लिए अब हमने। तो अच्छे लीडर्स आपको चाहिए, यूर राइट, मैं भी इस पे काम करूंगा। अच्छे लीडर्स के लिए आपको एक से नहीं कईयों से सीखना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन अक्षय कुमार जैसा बिल्ड करना है, आपको परफेक्शन की डिजायर आमिर खान जैसी लेके आनी है, आपको विनम्रता अमिताभ बच्चन जैसी लेकर के आनी है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड दशरथ मांझी की तरह रहना है, विजनरी हमेशा वॉल्ट डिज्नी की तरह रहना है, जिसने बहुत साल पहले ही
विजन क्रिएट कर लिया था। अपॉर्चुनिस्ट बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह रहना है, ईमानदारी एथिक्स आपको रतन टाटा की तरह बिल्ड करने हैं, बिजनेस की इंटेलिजेंस और शार्पनेस मुकेश अंबानी की तरह लानी है, इंटेग्रिटी लाल बहादुर शास्त्री जैसी हो, लॉयल्टी मतलब जैसे एमएलएम में लॉयल्टी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कंपनी बार बार छोड़ देते हैं, लॉयल्टी होनी चाहिए बैराम खान की तरह जो अकबर के आर्मी चीफ थे, और लोगों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये नवजोत सिंह सिद्धू जैसा होना चाहिए। वो हर बात पे हंस पाते हैं, लोगों की तारीफ भी कर पाते हैं, उत्साह बढ़ा पाते हैं। करेज होना चाहिए वो एयर होस्टेस थी नीरजा की जैसी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए महात्मा गांधी जैसी, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए नेल्सन मंडेला, 28 साल जेल में रहे लेकिन तो भी ऑप्टिमिस्टिक थे, इनोवेशन होना चाहिए सुंदर पिचाई जैसा जिन्होंने गूगल के सारे प्रोडक्ट बनाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, फट से आंसर दे दे कपिल शर्मा की तरह, उसको वहां से वो सीख सकते हैं। सरदार पटेल से मजबूत कैरेक्टर सीखिए, पैशन आप सीखिए टाइगर श्रॉफ से, जैकी श्रॉफ के बेटे, क्या जबरदस्त पैशन है उनका, और लोगों का सम्मान करना और सम्मानित एक कैरेक्टर बिल्ड कर पाना नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति से सीख सकते हैं। बेसिकली एक लीडर और एक फॉलोअर में केवल सोच का अंतर होता है। लीडर, समझदार लीडर वही है जो और लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स क्रिएट कर पाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, असली लीडर वही है जो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, वो लीडर जो कई सारे लीडर्स को लीड कर सके, ऐसे लीडर तैयार करे, तभी आपकी एमएलएम की कम्युनिटी मजबूत होगी और एक्टिवेशन रेट तेज होगा। ये जो चीजें आपने बताई हैं सर, उनमें से मैक्सिमम चीजें अगर किसी एक व्यक्ति से सीखनी है तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीख सकते हैं, जिनमें लॉयल्टी भी है, जिनमें मोटिवेशन भी है, जिनमें रिस्पेक्ट रिगार्ड करना भी है, मजबूती भी है। आप रोल मॉडल हैं सर हिंदुस्तान के। और देखिए, इस देश में समय समय पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, और जो आपने प्रूव किया है सर, जो दिया है अभी, जो बानगी आपने दिखाई है, नो डाउट सर 2050 तक हिंदुस्तान की जो भी दशा होगी, उस दशा में, उस पॉजिटिव दशा में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये हिंदुस्तान महसूस करने लग गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लीडरशिप पे आते हैं हम लोग। हमने तो एक किताब पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अनुसार सक्सेसफुल लीडर्स की 7 आदतें कौन सी होती हैं? अभी तो मैंने बहुत सारी बता दी आपको, अक्षय कुमार से, आमिर खान से, रतन टाटा से, वॉल्ट डिज्नी से, मांझी से, लाल बहादुर शास्त्री से, बैराम खान से, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, नेल्सन मंडेला, गांधी, कितने सारे उदाहरण दिए, टाइगर श्रॉफ, सरदार पटेल, बहुत सारे दिए। नेचुरली सर आपको सीखना पड़ेगा लीडर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं फिर समराइज करता हूँ वो ये है कि लीडर को सही जगह से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। लीडर असली व्यक्ति वही है जो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करे, जो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करे और अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए। खासतौर से आपकी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जेम्पलरी होना। जितना ज्यादा सी लीडरशिप इज नॉट एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट, इट इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट। टॉट मतलब सिखा के, कॉट मतलब देख करके। आप असली सीखते जो हो वो जब आपको लोग देख के सीखेंगे ना, वो बहुत दूर तक सीखेंगे, बजाय कि इसके जब आप उनको दिखा के बता के सिखाएंगे। तो इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है, अपने आचरण के द्वारा सिखाना है। श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कहते थे, पहले आचार फिर प्रचार। तो पहले आचरण चाहिए, बाद में प्रचार कर सकोगे आप, दम आ जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो रियलाइज्ड होगा। दैट्स ग्रेट सर। हम भी ये चीज बताते हैं, मेरी एक फेवरेट कोटेशन है कि बोल के सिखाना सबसे गलत और बुरा सिखाना है, करके दिखाना सबसे अच्छा और परमानेंट सिखाना है। बहुत खूब। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। पिछले दिनों एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया, और वो था सुशांत सिंह राजपूत का अचानक इस दुनिया से चला जाना। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं सर, हमारे देश में भी और दुनिया में भी। आपके पास में, आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं और आप बिजनेस में एक बड़ा मुकाम है, लोगों को लीड कर रहे हैं, 0 कंपनियों से आपने बहुत बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए हैं। सो एक आदमी सर सुसाइड जैसी का जब डिसीजन लेता है सुसाइड करने का, वो क्यों लेता होगा और उससे कैसे बचा जा सकता है सर? देखिए, सुसाइड जो है वो आंतरिक खोखलेपन को दर्शाता है। इसके रूट कॉज को समझेंगे, फ्रूट्स तभी ठीक मिलेंगे जब रूट्स ठीक होंगे। अब इंडिया में सुसाइड रेट हायर साइड पे नहीं है अभी भी। मैं थोड़ा आपको दूसरा डेटा देता हूं। हाईएस्ट डिवोर्स रेट इस समय यूएस में 60% ऑफ मैरिजेस
gets broken within the first year of their marriage. मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, लगभग 10 में से 6 शादियां पहले 1 साल के अंदर यूएस में टूट जाती हैं, जिसके कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपराधिक वारदातों में जाते हैं, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। 13 साल से 18 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा अपराध करता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलिंक्वेंट। साइकाइट्रिस्ट की जरूरत सबसे ज्यादा यूएस में पड़ रही है। अगर आप देखेंगे कि more than 50% of Americans are visiting a psychiatrist at least once in a year. साल में एक बार कम से कम 50% अमेरिकन है जो किसी न किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना स्ट्रेस है उनको। और साइकाइट्रिस्ट इतना पेशेंट देख लेता है कि घर जाते वक्त वो दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। सो आप ये समझें कि जो डिवोर्स हो रहा है इंडिया में और या सुसाइड हो रहा है इंडिया में, वो आ कहां से रहा है? खास तौर से सुसाइड में डिवोर्स की बात नहीं करूंगा। सुसाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो जहां जहां आंतरिक खोखलापन और रिलेशनशिप्स कमजोर हो रहे हैं। आप देखेंगे बैंगलोर इज द नंबर 1 सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। वही बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली के अलावा आप देखेंगे तो देश में सुसाइड की खबरें आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हो रही है, मिल नहीं रही है। इंडियन सेट हो जाता है, इंडियन आदमी को तकलीफ नहीं है, उसे कुछ भी परिस्थिति में डालो वो एडजस्ट हो जाता है। इंडिया में आप समझो ना, मतलब मैं बहुत डिटेल में जाने की जगह बोलूंगा कि आप क्विकली आंसर एंड सोल्यूशन इज के बजाय कि अमेरिकन को कॉपी करें, हमारी कंपनी में हम बिल्कुल अमेरिकन कल्चर को कॉपी नहीं करते। हमारी कंपनी में हम एक दूसरे को सर और मैम बोलते हैं, फर्स्ट नेम से बात नहीं करते आज भी। क्यों? कई बार जब शुरू में मल्टीनेशनल कंपनी से मेरे पास लीडर आते थे तो बोलते थे सर फर्स्ट नेम से बात करना चाहिए, राहुल, अभिषेक, गौरव ऐसा बोलना चाहिए। मैं बोला अब राहुल सर, अभिषेक सर, गौरव सर, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसा बोलिए, नहीं लगे तो मैं आपको तो सर बोलूंगा, आपको तो धीरे धीरे उनको लगा यार ए विवेक सर हमारे को सर बोलते हैं करके, इतने जूनियर को भी, और सबने बोलना शुरू कर दिया। मेरा आइडिया ये था कि अगर आपको अमेरिकन को कॉपी करना है तो पूरा कॉपी क्यों नहीं करते आप? बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अमेरिकन फर्स्ट नेम से बात कर रहा है, वो अपने पिताजी को भी फर्स्ट नेम से बुलाता है, वो अपनी माँ को भी फर्स्ट नेम से बुलाता है, वो अपनी माँ को भी बोलता है सिम्फिया, जॉर्ज, वो सीधा नाम से बुलाता है। आप भी जाकर के अपने पिताजी को बोलेंगे ए शाम यहाँ बैठा के, बोलेंगे आप? और वो जाकर के वो 4 खराब शब्द भी बोल देता है, वो FUC, आप जानते हैं वर्ड, जो गंदा वर्ड है, वो भी बोल देता है अपने बाप को जाकर के, ऐसा बोल देता है, FUCU बोल देता है वो उनको। आप बोल सकते हो अपने पिता को आके घर पे, वहां पे उनके कल्चर में, कल्चर पूरा कॉपी कर लो, 2 थप्पड़ पड़ेंगे पापा से, आपको अपने आप अकल आ जाएगी। बोले मतलब यही है कि जब आप पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकते तो मत करिए। भगवान शिव नशा करते थे तो मैं भी नशा करूं, भगवान शिव ने तो कंठ में लहर भी धारण कर लिया, तो तुम भी धारण करके दिखाओ। भगवान कृष्ण ने रासलीला करते थे, मैं भी कर लूं। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत भी उठा ला, तुम भी उठा लो। तुम गोवर्धन पर्वत में उठा लो, थोड़ा कॉपी उठा लो, बस खाली एक कॉपी किताब रख लो यहाँ पे 7 दिन के लिए। कॉपी नहीं करना चाहिए ऐसे किसी को, अपनी वैल्यूज को समझे। चाणक्य, पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान राम और कृष्ण का ये देश है जहां पे बहुत संस्कार सिखाए गए हैं। पिता की इतनी सी इच्छा पे 14 साल के लिए वनवास गए थे भगवान राम। ये देश हमारा देने के लिए देश है, हमें वैल्यूज क्रिएट करनी है दूसरों के लिए। यहाँ पे हम आई थिंक मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, वरना ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बोलते जाता हूँ। सुसाइड करना सर कोई भी करे, किसी भी परिस्थिति में करे तो क्या सही है? सुसाइड नहीं करेगा ना व्यक्ति, मजबूत जब हो जाएगा आंतरिक रूप से, जब राइट वैल्यूज बिल्ड करेगा, अमेरिकन को कॉपी नहीं करेगा, तो सुसाइड नहीं करेगा। और किसी भी परिस्थिति के अंदर सुसाइड करना गलत है। ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो यही है कि स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं इसके ऊपर, स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। दिक्कत आ रही है तो बोलो, बात करो, कह दो अपनी बात को। बहुत लोग हैं अभी आपको सुनने के लिए, यहाँ पे समय है देश में हमारे लोगों के पास में, पर आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तकलीफ आज है आज से 10 साल के बाद याद भी नहीं रहेगी। मेरे को इतनी तकलीफें आई जीवन में, आज थोड़ी याद है मुझे उनकी, आज थोड़ी मुझे उनका दर्द हो रहा है। जिस समय तकलीफ आती है लगता है कि ये परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। राइट। इतना सा कमजोर माइंडसेट, अगर इतनी सी ताकत ले आओ ना आप निकल जाएंगे आगे। इतनी सी ताकत, कमजोर माइंडसेट के लोग हैं। अंदर क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है। ये MLM के लोगों से सीखने को मिलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। ये मजबूत हो गया ना, यहां से अंदर घुस के इधर जाएगा तो कोई नहीं रहा। सावधान इंडिया थोड़ी देखना है आपको। दैट्स ग्रेट सर। बिगेस्ट सेटबैक ऑफ योर लाइफ एंड हाउ यू हैंडल इट? इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं,
बहुत सेटबैक की बात हो गया। अभी तो क्या है, व्हेन यू गेट अ सेटबैक डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। तो मेरे जितने भी सेटबैक्स थे मैं उनके लेके बैठा नहीं, आई स्टेप बैक टू बाउंस बैक। सिंपल रूल है, जब भी कोई सेटबैक आए आप नया रास्ता खोजो, आपको मिलेगा और बाउंस बैक करो। एक्शन लोगे तो परसेप्शन ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या, अपन एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट सर। अभी थोड़ा हंसी खुशी की बात पे आते हैं। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फनी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ये अच्छी आपने प्रश्न पूछा। फनी मोमेंट, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा मजाक करने वाला आदमी नहीं हूं। फन पे मैंने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मैं आनंद में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो एक होता है मजा, एक होता है आनंद। तो असली आनंद जो है ना, मजा तो हो सकता है किसी का मजाक उड़ाने में या आपस में मजाक उड़ने में आ जाए, आनंद आता है सेवा में। मैं आपको एक सबसे अच्छा मोमेंट बताता हूं। मैं जमशेदपुर में एक सांसद हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा। ये बात है 2011 की। और जमशेदपुर के सांसद थे अर्जुन मुंडा। तो मेरे को किसी ने उनसे मिलवाया, तो उनकी वाइफ मीरा मुंडा और अर्जुन मुंडा को मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ाया, उनको समझाया, उनको भगवान कृष्ण के मंदिर भी ले गया। और हुआ ये कि अचानक समीकरण झारखंड में बदले। नेपाल, झारखंड, ये सब वो सरकारें हुआ करती थी जो हर थोड़े दिन में बदल जाती थी। तो झारखंड की सरकार दोबारा बदली, पता चला अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्वेरिंग सेरेमनी के लिए कि आइए आप रांची आइए, और बोले क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दो काम करते हैं कि आप मिस्टर रतन टाटा से मुझे मिलवाइए, और जमशेदपुर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील की एक सॉलिड किचन बनाते हैं। वो मान गए। उनका प्रोजेक्ट समझाओ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मैं कहा कि इससे लगभग 15 करोड़ रुपए का दान लेंगे मिस्टर रतन टाटा से, और जमशेदपुर में प्रोजेक्ट बनाएंगे किचन का, मिड डे मील। सरकार 2.5 रुपए की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी फंड रेजिंग हम करा देते हैं। और वहां पे 65,000 बच्चे, ईस्ट सिंहभूम बोलते हैं उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, ईस्ट सिंहभूम बोलते हैं। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट का। राइट सर। तो मैं कहा कि मैं पूरा रिसर्च करके गया, पूरा केस स्टडी बनाया, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। तो बोले आपका क्या इंटरेस्ट है? मैं कहा मेरा इंटरेस्ट है वो 65,000 बच्चे स्कूल चले जाए पढ़ने के लिए, खाना खिलाएंगे स्कूल के अंदर, गरम गरम राजमा चावल रोटी सब्जी खिलाएंगे उनको। वो खुद भी खा के जाएंगे, अपनी माँ के लिए भी पैक करके लेके जाएंगे। तो माँ कहेगी अपनी बेटी को, बेटी स्कूल जा, खाना भी खा के आएगी, पढ़ाई भी करेगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो फ्री है, ये जो है जमशेदपुर में आपको खाना भी मिलेगा यहाँ पे स्कूल में। तो गरम गरम खाना भी मिलता है, पढ़ने भी जाती, साथ में पैक करके ले आती है, मम्मी भी राजमा चावल खाती है, उनको मजा आता है। तो हुआ ये, इससे लड़कियों का जो ड्रॉप आउट हुआ वो घट गया। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर मेरा प्रोजेक्ट देखा, उनको पसंद आया। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैं कहा ऐसा करते हैं, इनको समझाते हैं। मैं टाटा ग्रुप में गया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर रतन टाटा, सबसे मैं मिला, उनको प्रपोजल दिया। मतलब उम्र मेरी कम थी, 2011 की बात है, तो समझो आज से 9 साल पहले, अगर मैं अभी 38 का हूं तो तब समझो मैं 29 साल का था। तो मैं जाके उनको समझाया। मैंने कहा कि ऐसा है, आपकी ना गाड़ियां लेंगे, एक सेंट्रल किचन बनाएंगे, वहां पे सारा खाना बनेगा, और टाटा एस और टाटा 407 आप ही की यूज करेंगे, महिंद्रा की गाड़ी यूज नहीं करेंगे। और उसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे कि जमशेदपुर अडॉप्टेड बाय टाटा स्टील, फीडिंग 65,000 पुअर चिल्ड्रन एवरी डे। वो दिन में 8 घंटे गाड़ी घूमेगी, तो आपकी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट भी होगी। जब तक वो गाड़ी रहेगी तो उस पर आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी। और अगर आप ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट का अगर खर्चा ले लें एक गाड़ी का, तो एक गाड़ी की कॉस्ट ही आपकी 1 साल के लिए उसके लगभग 4.5-5 लाख रुपए आपको कम से कम खर्च करना पड़ता है अपने एरिया के अंदर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने में। 5 लाख की टाटा एस बन भी जाती है, और उसकी लाइफ है 7 साल, यानी कि आपकी 1 साल की एड के खर्चे पे 7 साल की एड हो जाएगी और बाकी प्रोजेक्ट फ्री हो गया। तो उनको लगा यार ये लड़का बहुत तेज है, इसने जबरदस्त तरीके से पूरा प्रोजेक्ट समझाया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे पहले किचन बनाया है? तो हमने इस्कॉन के साथ मिलकर पहले भी ऐसे किचन बनाए थे। तो वो 65,000 बच्चों की फिर किचन बनी भी। मैं 15 करोड़ रुपए उनसे दान लेके भी आया, और वो किचन भी बनाई। आज भी 65,000 बच्चे खाते हैं। मैंने पहली बार तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। आज भी मेरे फेसबुक पे जो लोग जाते हैं, फेसबुक पे अगर आप 2011 की मेरी पर्सनल प्रोफाइल फोटोग्राफ्स देखेंगे, तो अर्जुन मुंडा होंगे, टाटा ग्रुप के सारे लीडर्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ होंगे, मैं होऊंगा, रिबन काट रहे होंगे, आपको सब दिखेगा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मैं फन की जगह मैं सर्विस के मोमेंट में ज्यादा असल में आनंद लेता हूं। अभी लॉकडाउन में भी आपने सर बहुत सारा चैरिटी किया, दान दिया। मैं आपको बात बताता हूँ सुरेंद्र भाई, मैं दान चैरिटी तो बहुत सालों से ही कर रहा हूँ, पर मैं बता नहीं रहा था। हुआ ये कि अब हम इतना पब्लिक में आ गए ना, इतना लाइमलाइट में आ गए, तो अगर मिस्टर रतन टाटा की फोटो लगाते रहे, देखिए इन्होंने इतना करोड़ रुपए दिया, अमिताभ बच्चन जी ने
सलमान खान जी ने इतना डोनेशन दिया, इस सब लोगों ने इतना किया, दूसरों की तारीफ करते थे तो नीचे लोग कमेंट में लिखते थे विवेक बिंद्रा तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो काफी दिन तक मेरी टीम के लोग बोलते रहे कि सर बता देना चाहिए, बता देना चाहिए, तो हम अवॉइड कर रहे थे। वो क्या कहते हैं ना, कार्यकर्ता असली वही है जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। पर यहाँ पे जैसे जैसे हम लाइमलाइट में आने लगे तो उसकी आवश्यकता बढ़ती चली गई। तो फिर हमने सोचा कि अब हमें इसको थोड़ा प्रोजेक्ट और पोजीशन कर देना चाहिए। पर ये समझ लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर सुरेंद्र, मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उसके 3 हकदार होते हैं। सर फिलॉसफी समझा देता हूँ, मैं जो पैसा कमाता हूँ उसके 3 हकदार होते हैं। उसका जो तीसरा हकदार है वो पहले नंबर पे होता है, पर बताता हमेशा तीसरे नंबर पे हूँ। पहले मैं पहले हकदार के बारे में बताता हूँ। उसका पहला हकदार है कंज्यूमर, जिसने मुझको पैसा दिया है तो मुझे उसको ऐसा प्रोडक्ट बना के देना है कि उसको उसका लाभ मिल सके। 3 हकदार हैं पैसे के, तो जो मैंने पैसा कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा कंज्यूमर पे वापस खर्च कर देंगे, उसको ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कंटेंट, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सर्विस बना के देंगे कि वो डिलाइटेड महसूस करे। उसका दूसरा हकदार है वो हमारी लीडरशिप, हमारे एम्प्लॉइज। तो वो पैसा मैं उनमें बांटता हूँ, उनको ईसॉप देता हूँ, कंपनी के शेयर होल्डर बनाता हूँ, उनको उनको अच्छे इंसेंटिव देता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 1 क्वार्टर में जो हमने एम्प्लॉइज को सैलरी, तो खैर किसी के काटने का मतलब ही नहीं होता, किसी को नौकरी से निकालने का मतलब ही नहीं उठता, नौकरी से तो निकालना बहुत दूर की बात है लॉकडाउन में। सैलरी किसी की कभी एक दिन आज तक जिंदगी में लेट नहीं होने दी हमने। पर हमने जो उनको इंसेंटिव दिए इस दौरान कोरोना क्राइसिस में, ये टोटल ग्रुप के की जो सैलरी कॉस्ट थी उसका 1/3 केवल सेल्स वालों को इंसेंटिव मिला ओवर एंड अबव सैलरी। तो उन्होंने मेरे को पर्सनल वीडियोस बना बना के धन्यवाद किए कि सर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आपने हमारी तनख्वाहें 3-3 गुना इंसेंटिव के साथ में बढ़ा दी। तो मेन बात यह है कि पहला है हकदार कंज्यूमर, जो हमारा कंटेंट कंज्यूम करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करता है। दूसरा हकदार है हमारे एम्प्लॉइज, हमारे लीडर्स। और तीसरे हकदार है वो कृष्ण, जिन्होंने ये बुद्धि दी, इंटेलिजेंस दी कंपनी चलाने के लिए। तो उनकी सेवा के लिए हम समाज की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 जगह मैं पैसा लगाता हूँ। मेरी अपनी तनख्वाह अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप चक्कर खा के गिर भी जाए। सर बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा सर, एक नई दिशा मिलती है आपकी हर काम से, हर कार्य से। मैंने पब्लिक में कभी बताया नहीं, लेकिन आज आज आपने पर्सनल बातें बहुत करा दी हैं। मैं केवल कंपनी से 1.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेता हूं, जिसमें मेरा खर्चा सारा अच्छा सा निकल जाता है। पर मेरे पास में 1.5 लाख से ऊपर की तनख्वाह पे कम से कम 100 लोग हैं। मतलब समझिए 1-1 करोड़ के पैकेज वाले बहुत लोग काम करते हैं जो मेरी टीम में काम करते हैं। पर मेरी जरूरत नहीं है पैसे की, तो मैं लेता नहीं। मैं ट्राई करता हूँ मेरी जो 90% इनकम है वो चैरिटी में देता हूँ। अपने पास 1.5 लाख रुपया इतना सफिशिएंट है कि मैं खुल के उसमें खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खर्च कर नहीं पाता। जब खर्च करने जाता हूँ तो लगता है ये पैसा भगवान का है, ये समाज का है, ये एम्प्लॉइज का है, तो मैं अपने पे यूज नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से ये ऐसा मैं नहीं है कि अपने मन को मार रहा हूँ या कोई कहानी सुना रहा हूँ। उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं वृंदावन में, गुरुकुल में, आध्यात्मिक जीवन जमीन पे बहुत समय बिताया। वो सबसे खुशी का समय था। वहीं से ताकत आई है, डिटैचमेंट आ गया। रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ तैयार किए हैं सर हमने आपके लिए। चलेगा। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बिंद्रा की एक ताकत और एक कमजोरी। हाँ, ताकत और कमजोरी रैपिड फायर है। देखिए मेरा मेरा मिशन है वही मेरी ताकत है, मेरा मिशन है वही मेरी कमजोरी है। मिशन क्या है सर? मेरा मिशन है भारत के व्यापारियों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, देश की जीडीपी पे इंपैक्ट लेकर के आना, भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को बॉस्टन के बराबर खड़ा करना, पीलीभीत के एक बच्चे को पेरिस के बराबर खड़ा करना, उनको मजबूत बनाना। ये मेरा मिशन है, ये मेरी ताकत है, और यही मेरी वीकनेस भी हो जाती है। इसके कारण मैं अपने कई नुकसान कर बैठता हूँ, चाहे वो मेरी हेल्थ का हो, परिवार को समय ना दे पाना, और चीजें करना। वही मिशन मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी वीकनेस है। मिशन को हिलने नहीं देंगे। दैट्स ग्रेट सर। व्हाट इज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गोटन? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, पर एक और बताता हूं आपको। ईस्ट का हार्वर्ड बोला हमारे को। अभी हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम दूसरों की केस स्टडी बनाते थे, अभी हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी बना रहा है। और दूसरा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये था कि जब मैं अपने गुरुजी के पास बैठा था और वो किसी और गुरुजी को बता रहे थे, मतलब किसी और सीनियर भक्त को, किसी संत को बता रहे थे कि ये मेरा शिष्य है। जब उन्होंने बोला ये मेरा शिष्य है, तो उस दिन मैं सबसे ज्यादा गर्वित महसूस हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वरना एक सदगुरु शिष्य को स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला ये मेरा शिष्य है, तो वो दिन मेरे लिए एक सफलता होती है। जैसे मतलब कभी फादर प्राइड के मोमेंट से बोलते हैं ना, ये मेरा बेटा है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे, क्योंकि वो मेरे गुरु ही मेरे पिता के समान है। तो जब उन्होंने बोला
तो बहुत वो दिन कभी भूल नहीं सकता मैं। दैट्स ग्रेट सर। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा आपकी मनपसंद बुक कौन सी है? आप पहले से तैयारी करके आए थे, आपको पता है कि आप मनपसंद किताब पूछेंगे तो मैं भगवत गीता बोल दूंगा। सारी दुनिया जानने लग गई है सर ये। अच्छा ठीक है, तो इसलिए आपने पहले ही पूछ लिया। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा बताओ भाई, गीता में बताओ। चलो ठीक है, एक किताब है 4DX, फोर डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, क्रिस मैकचेस्नी की, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक किताब है द वन थिंग बाय गैरी केलर, वो मुझको बहुत पसंद है। ये दोनों किताबों ने मेरे अर्ली करियर को काफी शेप अप किया। सर आपका किताब पढ़ने का तरीका किस प्रकार रहता है, थोड़ा कुछ बताएंगे सर? किताब पढ़ने का तरीका मेरा रहता है स्पीड रीडिंग। मैं बहुत स्पीड से पढ़ता हूँ। स्पीड रीडिंग सीखना भी चाहिए आपको, बहुत स्पीड से कैसे पढ़ा जाता है। और मेन मुद्दे किताब से जल्दी निकाल लेता हूँ। अब तक बहुत किताबें मैंने पढ़ ली है, ऐसे गिनी तो नहीं कितनी पढ़ी है, पर हाँ हफ्ते से 10 दिन में एक किताब में खत्म कर लेता हूँ। अभी भी रेगुलर पढ़ते हैं सर? बिल्कुल, कैसे छोड़ देंगे, ये तो भोजन है हमारा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक गलती जो आपने की और लोग न करें। शुरुआत के दिनों में मैं एम्प्लॉइज का ध्यान रखने का बहुत प्रयास किया, फिर भी नहीं रख पाया। तो एचआर को डिपार्टमेंट नहीं समझे, एचआर को कल्चर समझे। ओके। यही गलती मैंने किया था। एचआर को डिपार्टमेंट समझता था, लोगों का ध्यान रखना, ये डिपार्टमेंट लोगों का ध्यान रखेगा, एचआर डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉइज का ध्यान रखेगा। सबका ध्यान रखना ये पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है, ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो आज अपनी वो गलती मैं चाहता हूं कि लोग ना करें। शुरू में हमने कुछ गलतियां करी। एक मेरे पास हैरी शेफर्ड नाम के एक ट्रेनर हुआ करते थे, आज तक मैं उनसे माफी नहीं मांग पाया क्योंकि कभी बात नहीं हुआ दोबारा। पर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 12,000 रुपए की बेचारे की तनख्वाह थी, बहुत छोटी, मेरे बिल्कुल शुरुआती पहले 6 महीने की बात थी, और उसका टीडीएस काट लिया गया अनजाने में। और उसने पूछा और तब मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मुझे महसूस होता है, देखो वो बेचारे ने कभी शिकायत नहीं करी मुझे, लेकिन आज मुझे बात याद है कि 12,000 रुपए पे टीडीएस कैसे काटा, वो तो आता ही नहीं था नियम में। पर क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया और कमजोर टीम थी, आप बिल्कुल नए नए आपने काम किया, आपने ये गलतियां कर दी, तो वो गलती से उसने मुझसे आज तक कभी शिकायत नहीं करी। पर जब मुझे याद आता है तो मुझे आज भी उस बात का बहुत दुख होता है। एम्प्लॉइज का ध्यान रखना एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए। ये गलतियां कभी नहीं की जानी चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। भगवान अगर सामने आए और जल्दी से बोलें कि एक वरदान मांगो तो क्या मांगेंगे? अपनी सेवा में लगाए रखो। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आपके गुरु या मेंटर कौन है और उनकी कोई एक सीख जो आप हमेशा याद रखते हैं? मेरे गुरु है परम पूजनीय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और उनकी एक सीख मैं हमेशा याद रखता हूं। 2005 जनवरी नहीं, 2004 जून की बात है, मैं उनसे मिला था। सर मैंने बताया 10 जनवरी 2004 को मेरी जिंदगी बदली थी। 2004 जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। दिल्ली में वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली मेरे गुरुदेव को जाना था, और मैं अपनी चाचा जी की एक गाड़ी थी इंडिका, टाटा इंडिका उन दिनों चलती थी बहुत, वो लेके आया था। मैंने अपने गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि आप जा रहे हैं साउथ दिल्ली, अगर आप मुझे परमिशन दें और आप मेरी गाड़ी में बैठना चाहें। अब इतने बड़े व्यक्ति को आप अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए बोले, लेकिन गुरु विनम्र होते हैं बहुत, वो मान गए, ठीक है मैं आपकी गाड़ी में चलूंगा आज। तो मैं पूछा उनके सेक्रेटरी से, जो मतलब उनके साथ जो पर्सनल सेवक है, सेक्रेटरी तो आजकल की भाषा में बोलते हैं, जो उनके साथ सेवक है, उनसे पूछा कि कितनी देर में चलेंगे, मैं जरा डीजल भरवा लाऊं। बोले ना ना ना, निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं। सुनिएगा, बड़ा सुंदर इंसिडेंट है। और मैंने कहा भाई डीजल है नहीं गाड़ी में, फटाफट भरवा के ले आता हूँ। ना ना ना, निकलने वाले हैं। 15 मिनट निकल गए, वो नहीं निकले बाहर। अभी गुरुदेव अंदर ही थे, उनसे शिष्य आके मिले जा रहे थे। मैंने फिर पूछा उनसे कि कितनी देर में चलेंगे, 15 मिनट निकल गए। तो मैं 5 मिनट में डीजल भरवा के ले आऊंगा, गाड़ी में डीजल नहीं है क्योंकि उनको लेट हो रहा है बहुत। तो बोले मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मत जाओ, वो निकलने वाले हैं, बाहर आ जाएंगे फिर किसी दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे को टेंशन बढ़ते जा रहा था कि गाड़ी में डीजल नहीं है, उनको लेट हो रहा है, ये मुझे भरवाने नहीं दे रहे। और फिर करते कराते वो तो 1.25 घंटे के बाद निकले, तब तक मैं बाहर ही खड़ा रह गया। अब वो आए, गाड़ी में आकर के बैठे, बोलो चलो विवेक बिंद्रा आज आपकी गाड़ी में जाएंगे। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी में डीजल था नहीं। अब मुझे स्ट्रेस ये हो रहा था कि वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना है,
मैंने उनके सेक्रेटरी से पूछा कितनी देर में पहुंचना है, बोले 20 मिनट में पहुंचना है। अब रास्ता है 50 मिनट का, 20 मिनट में पहुंचना है, उनको लेट हो रहा है, कैसे पहुंचे, क्योंकि वो पहले ही 1.25 घंटा लेट चल रहे हैं अपने शेड्यूल से। मैंने गाड़ी तेज चलाई, मैं बार बार एसी बंद कर रहा था गाड़ी का कि डीजल कम खर्च होए। जून का महीना था। अब मैं कहा कि अगर एसी चला के रखूंगा तो डीजल ज्यादा खर्च हो जाएगा, अगर मैंने गाड़ी रोकी और डीजल भरवाया तो हो सकता है गुरुदेव नाराज हो जाए और लेट हो जाऊंगा मैं। तो बहुत स्ट्रेस था। मैंने अपने गुरुदेव की तरफ चेहरा घुमाया, मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव एसी चालू रखूं कि बंद रखूं? तो वो मुस्कुराए और मेरी तरफ देखे, बोले सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता। उनकी बात मुझको याद रह गई कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का आप पे असर ना पड़े। तो वो ऐसे लेसन्स अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको सीखने को मिलता है। तो मेरे को लगता है मैं कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया हूँ, आपको इतनी सारी पर्सनल स्टोरीज अपनी बताई, मैंने कहीं नहीं बात करी इतनी। थैंक यू सो मच सर यार, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेस्ट क्रिटिक लाइन? बेस्ट क्रिटिक लाइन सबसे ज्यादा मुझे, अगर कभी ऐसा हुआ है कि जब बड़ी बेइज्जती करी गई हो जिसको बोलते हैं, या क्रिटिक ढंग से स्ट्रांगली किया गया हो, ऐसे तो रोज आता है यूट्यूब पे, आपके भी नीचे कमेंट आएंगे, यहाँ भी लोग बुराई करेंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे कुछ बुरा भी बोलेंगे। जो बुरा बोलेंगे उनसे सीखेंगे, जो अच्छा बोलेंगे उनको धन्यवाद करेंगे। तो पर ये बात है 2012-13 की। एक विजय नाम के ट्रेनर हुआ करते थे दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, अभी भी है। मैं उनकी कंपनी में नौकरी मांगने गया था, 2011-12 की बात है, और उन्होंने रख भी लिया नौकरी पे 2012, हाँ, और 2012 राइट, रखा भी नौकरी पे। पर वो उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की फ्रेंड ये सब मुझे बोला करते थे ये ट्रेनर नहीं बन सकता, तो कभी ट्रेनर नहीं बन। तो मैंने कहा कि एक मॉक सेशन में लेके दिखाता हूँ, आप लोग बैठिए, मैं ट्रेनिंग का सेशन देता हूँ। तो जब मैंने उनके सामने सेशन लिया तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, बहुत बेइज्जती किया कि तुझे बोलना नहीं आता, तेरी आवाज में तुतलापन है, इसमें लिस्प आता है, तू ख को ख ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोल सकता, और तेरी आवाज में दम नहीं है, यू आर अ फेलियर ट्रेनर, तो तुझे 10,000 रुपए का काम नहीं मिल सकता लाइफ में। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने बोला कि आप सिखाओ, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी, मुझे निकाल भी दिया 2 महीना काम करने के बाद। तो निकाला, उसके बाद फिर एनीवेज तो कोई बात नहीं, तनख्वाह नहीं दी, निकाला उन्होंने। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो दिन अगर इतने कठोर नहीं होते तो आज उनकी तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज हमारे पास बिकने के लिए आई हुई हैं, हम उन्हें खरीद सकते हैं आसानी से, वी कैन एक्वायर देम। दैट्स ग्रेट सर। आपका यूट्यूब चैनल सर पूरी दुनिया में फेमस है, आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अलावा कौन सा है? कोई यूट्यूब चैनल मेरा फेवरेट नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट। हाँ, पर कुछ स्पीकर्स मेरे फेवरेट हैं, मैं तो आंसर जरूर करूंगा। एक तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आप कह सकते हो कि वो चैनल मुझको पसंद है। मिस्टर मोहनदास पाई हमारे देश में जो इन्फोसिस के को फाउंडर थे और मणिपाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, वो मेरे फेवरेट स्पीकर है, मुझको पसंद है, और हमारे प्रोफेसर भी हैं हमारे यहाँ, सिखाते भी, और मुझे पसंद बहुत है वो। अश्वथ दामोदरन है, वैल्यूएशन के गुरु, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो मुझे पसंद है। निर्मल्या कुमार है प्रोफेसर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के, वो मुझे काफी पसंद है। डॉक्टर रामचरण है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, वो मुझे बहुत पसंद है। जैक वेल्च जो जी के को जो $12 बिलियन से $400 बिलियन पे ले गए, वो मुझको पसंद है। तो ये कुछ लोग थे जो मुझे काफी पसंद है। दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हैं सर हम लोग, मैं 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने कोई चूज करना है। सर योर फेवरेट इंडियन पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? ओके, मैं थोड़ा फिर से अलाउ करूंगा आपको, मुझे डिफरेंट आंसर देने दीजिए। मुझे नरेंद्र मोदी भी पसंद है, राहुल गांधी भी पसंद है। आप पूछ सकते हैं क्यों। राहुल गांधी जो है उनकी एक अपनी ताकत है, वो लोगों को साथ में लेके चलते हैं लेकिन ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते। नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत है, वो लोगों को साथ नहीं लेके चलते लेकिन चलते बहुत दूर तक है। उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत मजबूत है बीजेपी गवर्नमेंट की, लेकिन वो लोगों का पूरा विश्वास नहीं जीत पा रहे। और कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कमजोर है, पर लोगों का वो कुछ हद तक विश्वास जीत पाया करते थे, कम से कम ये कह सकता हूं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों से सीखना चाहिए। हमें बीजेपी गवर्नमेंट की स्पीड और डिसीजन मेकिंग सीखनी चाहिए, और कांग्रेस की हमारे को लोगों को साथ में लेके चलने की और जोड़ने की क्षमता सीखनी चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। सबसे ज्यादा लर्निंग यूट्यूब से की जा सकती है या बुक से?
दोनों से की जा सकती है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे सीखना पसंद करते हैं। इंडिया का नंबर 1 दुश्मन आप किसे मानते हैं सर, पाकिस्तान या चाइना? इंडिया का नंबर 1 दुश्मन इंडिया ही है। अच्छा, हम खुद अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम लोग सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। और इधर है चाइना पाकिस्तान, कोई नहीं देखेगा। जिस दिन इंडिया अंदर से मजबूत हो गया, जिस दिन हमने यहाँ पे लर्नेबिलिटी एजुकेशन पे काम कर दिया, कौन सा दुश्मन दिखता है? कभी आजू बाजू नहीं देखना चाहिए। दुश्मन पे फोकस करने की जगह अपनी ताकत अपनी इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि दुश्मन टच थोड़ी करेगा फिर आपको। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ वाज बेटर, एज ए मॉन्क और एज ए सीईओ? एज ए सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस और एज ए मॉन्क, द लाइफ बेटर वो सर्टेनली एज ए मॉन्क। जब मैं ब्रह्मचारी था वो सबसे अच्छा जीवन था। जब मैं शेवन हेड था, धोती कुर्ते में रहता था, साधारण जीवन जीता था, मोबाइल लैपटॉप कुछ अखबार था नहीं और भिक्षा मांगने का जीवन था, वो सबसे अच्छा जीवन था। वही जीवन का लक्ष्य भी है, पर उस लक्ष्य को बड़ा और पूरा करने के लिए बड़ा बिजनेस.com एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम उसको और अच्छे से और उस संस्कारों को, उन सेवाओं को और अच्छे से पूरा कर सकेंगे जो उस समय अकेले मैं नहीं कर सका था। अब शायद कलेक्टिवली देश की कम्युनिटी के साथ और अच्छे तरीके से अचीव कर पाऊंगा। दैट्स ग्रेट सर। मैं एक घटना आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा सर। ये मेरे पास में एक बुक है। एक प्रोग्राम था सर दिल्ली में 5-6 मई 2018 जी। 2 दिन का ही प्रोग्राम था। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ उसने आयोजित किया था, उसमें आप थे। सो उसमें 5th को तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहां पे और मैंने एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया रिलेशनशिप के ऊपर में। और 6th को आपका प्रोग्राम था सर, आप आए और दैट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। तो बीच में जो लंच ब्रेक हुआ, उस लंच ब्रेक में हमने रिक्वेस्ट किया जो ऑर्गेनाइजर थे कि अगर विवेक सर से थोड़ा सा अगर 1 मिनट की बातचीत हो जाए और एक सेल्फी वेल्फी ले लें तो हम लोग बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। तो हम आपके वेनिटी वैन के पास में गए और मिसकम्युनिकेशन क्या रहा कि आप उसमें लंच कर रहे थे। तो हम लोग बाहर, मई का महीना, गर्मी का, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम की बात थी, तो हम लोग बाहर खड़े रहे 10-15 मिनट तक। तो 10-15 मिनट तक खड़े रहे गर्मी में और हम भी अचीवर, वहां के बड़े अचीवर। सो अंदर से थोड़ा सा एक ईगो हार्ट हुआ। तो हमने बोला कि नहीं नहीं अब हम लोग नहीं लेंगे। फिर वो आए, बोले नहीं अब डॉक्टर साहब फ्री हैं, कम्युनिकेशन गैप हुआ कुछ और अब आप चलिए। मैंने कहा नहीं नहीं अब हम नहीं लेंगे। लेकिन सर आपकी वीडियो को मैं सुनता आया हूँ और पूरा हिंदुस्तानी सुनता, उससे एक मोटिवेशन मिला। और जिस दिन हमने चैनल स्टार्ट किया, एक सपना था बहुत बड़ा था कि एक दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से हम लोग मिलेंगे, इंटरव्यू शूट करेंगे। वो आज पूरा हुआ सर। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत रोमांचित हैं, बहुत इमोशनल थी हमारी पूरी की पूरी टीम। आपने समय दिया। हालांकि हमारी संख्या बहुत बड़ी नहीं है सर, हमारे सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बातचीत करें तो हम बहुत छोटा सब्सक्राइबर बेस है। लेकिन आप जैसी पर्सनैलिटी की शायद महानता यही है कि आप उस संख्या में नहीं जाते। एक बार फिर हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा आपसे कि इस अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए, बहुत आगे लेके जाइए। जैसा कि मेरा फिलॉसफी है, मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। ऑलवेज रिमेन डिससैटिस्फाइड विद योर लास्ट सक्सेस। आप और बड़े बड़े लोगों को लेकर के आइए, बुद्धिमान लोगों को लेके आइए जो और लोगों को सिखाएं। धन्यवाद सुरेंद्र वत्स जी। पिछली बार सेल्फी मिस हो गया, अभी आपको हम घर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आपके साथ लंच डिनर करते हैं, अच्छे से सेल्फी लेंगे और कई सेल्फीज लेंगे आपके साथ। धन्यवाद इनवाइट करने के लिए, अपने सारे दर्शकों से बात करने का मौका देने के लिए। मुझे लगता है मैंने दिल से आज कई ऐसी बातें कर दी जो मैं नहीं करता था कभी भी। तो ये आपके चैनल पे मैं शायद कर पाया। आपसे मिलके, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो ये था हमारा एपिसोड नंबर 76, जिसमें एक बार फिर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिले और हमने बहुत सारी बातें की। स्पेशली हमने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से कवर किया। और ये जो एपिसोड है ये क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा जिसमें आप एक क्विज मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको एक बुक मिल सकती है। और उसके लिए कंडीशन ये है कि जो सही विजेता होंगे, जो सही जवाब देंगे, उनमें से हम लोग एक ड्रॉ निकालेंगे और जो भाग्यशाली 10 विजेता होने वाले हैं उनको हम लोग एक बुक देने वाले हैं आपके हर सवाल का जवाब, जिसमें 25 शानदार लीडर्स के इंटरव्यू आपको मिलेंगे। इनविंसिबल पब्लिशर्स के द्वारा ये बुक भेंट की जाती है।
और जो हमारा अगला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 77, 77वां एपिसोड, ये भी एक बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा नाम उस दिन हमारे बीच में होंगे, और वो होंगे डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जी हां, जिन्होंने एक नया वेंचर लॉन्च किया है, businessjito.com, जिसके माध्यम से वो पूरे देश को एक अलग तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम डॉक्टर उज्जवल पाटनी का वेलकम करना जा रहे हैं। सो 77th एपिसोड मंगलवार रात्रि 8 बजे आपके सामने होगा। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि वो एपिसोड आपका मिस नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।